हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ग्रिप पॉइंट। हम लोग इस सीरीज में 2013 से लेके 2020 तक के मेन एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसका कोड है 30/1/1 और सीरीज है JBB/1 को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इस पेपर को पार्ट वाइज डिवाइड किया है। पार्ट वन में हमने सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पार्ट टू में सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और पार्ट थ्री में सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इन पार्ट के जो डिस्कस किया है उसका जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ इसको पढ़े, इससे पहले या इसके बाद अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हम इस पेपर 2020 का जो एग्जाम का पेपर है इसका हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आए हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ ग्रिप पॉइंट का टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, जहां पर जाके आप मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, और वहां से आप टेलीग्राम का जो मैथ ग्रिप पॉइंट का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी इसके अलावा भी अगर कोई भी मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि पार्ट 4 सेक्शन बी। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं जो मैंने अभी आपको बोला है कि हमने क्या किया है। हमने अभी तक सेक्शन ए जो इस पार्ट का था जिसमें 20 क्वेश्चन है, उसको हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 मैंने वीडियो बनाए थे। इस वीडियो में पार्ट 1 जिसको मैं कह रहा हूँ ये पहला वीडियो था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये दूसरा वीडियो था जिसमें हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये जो वीडियो था इसमें हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इनका जो हम डिस्कशन है, इस वीडियो का लिंक जो है वो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं जाके। ठीक है, और दूसरी बात, सेक्शन बी जो है उसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे इन 6 क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो होगा इस सेक्शन से 12 मार्क्स का होगा और यहाँ से इस सेक्शन से 20 मार्क्स का। स्टूडेंट, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे लगातार इन पेपर्स की तो आपका सिलेबस पूरा रिवाइज होता रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी एग्जाम की जब सिलेबस आप पूरा कर लें तो कम से कम 10 साल के पेपरों को देखें या 5 साल के कम से कम पेपर देखें, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारे पास एक बेस्ट वे होता है सिलेबस को रिवाइज करने का। ठीक है, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, नाउ ये आपका पेपर है। ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी सीरीज JBB1 है और कोड संख्या जो है वो 30/1/1 है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 21, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी सेक्शन ए में भी आपने देखा था। क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, वही टेक्निक इसमें भी यूज करेंगे हम लोग। ठीक, क्या कहता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्लियर है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है कि सो दैट द a-b² कॉमा a² प्लस b² एंड a प्लस b का होल स्क्वायर आर इन AP। तो स्टूडेंट इस चीज को ऐसे समझो कि अगर 3 नंबर हमारे AP में है तो कंडीशन होती है कि इफ 3 नंबर आर इन AP, तो क्या कंडीशन होती है। जैसे सपोज A B C मेरे पास 3 नंबर हैं जो कि AP में, तो कंडीशन होती है कि मिड टर्म का डबल इन दोनों टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे इस क्वेश्चन की कंडीशन निकाल लेते हैं। कैसे, देखो सॉल्यूशन। हमसे ये पूछा है कि a माइनस बी का स्क्वायर
कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का स्क्वायर जो है वो एपी में है। ठीक है, तो इफ द टर्म्स आर इन एपी, तो क्या होगा, मिड टर्म का डबल 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से 2ab कैंसिल। तो आपके पास जो आया वो आया a स्क्वायर और a स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आप 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो LHS इजिकल टू RHS। तो हम कह सकते हैं यहां से LHS इजिकल टू RHS, तो हम कह सकते हैं कि टर्म्स, ऐसे लिखो, गिवन टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें एक टेक्निक है, उस टेक्निक को पहले आप समझ लें, ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो इसको मैं आपको पहले यहाँ पर जो हम टेक्निक यूज करेंगे उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। टेक्निक क्या है आपने पढ़ी होगी, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, छोटी सी टेक्निक है। तो टेक्निक ये है कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल intersect the other two side in distinct point, then it's divide the other two side in the same ratio। क्लियर है? फिर से बोलूं, फिर से बताता हूं, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, जैसे सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी एक लाइन के पैरेलल मैंने एक साइड खींची, सपोज मैंने ये ले ली, इंटरसेक्ट द अदर, जाहिर सी बात है कि जब मैंने इसके पैरेलल ये लाइन खींची तो इसने दो लाइन जो बाकी इस ट्राइंगल, अगर मेरे पास ए बी सी ट्राइंगल है और जो मैं कह रहा हूं कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी एक लाइन के पैरेलल अगर कोई दूसरी लाइन आप अगर खींचोगे ट्राइंगल के इनसाइड, तो वो लाइन उस ट्राइंगल की अदर टू साइड को कहीं ना कहीं दो पॉइंट पे डिस्टिंक्टली इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस लाइन ने डी और ई पर इंटरसेक्ट किया। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि इफ, थ्योरम थी, थ्योरम मैथमेटिकली लिख देता हूं, इफ डी पैरेलल टू बीसी, जो मैंने अभी थ्योरी आपको बोली, जो लैंग्वेज में मैंने आपको बोला, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट्स डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। इसी चीज को मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो इफ डी पैरेलल टू बीसी, तो इट मींस क्या होगा कि एडी और डीबी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा ए अपॉन ईसी के। क्लियर? सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट। उसको समझने के लिए आप क्या करो, कैसे और कहाँ कैसे टाइप, मैं आपको ये समझा दूंगा कि कैसे हम यूज करेंगे, वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, नाउ इन फिगर टू डी पैरेलल टू एसी, ठीक है, और डीसी पैरेलल टू एपी, तो प्रूव दैट डी बी अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी। तो सबसे पहले देखो, दो दो चीजें हैं, या तो आपको जो गिवन कंडीशन है वहां से ले लो, या जो प्रूव करना है वहां से ले लो कॉन्सेप्ट। कहीं से एक जगह से आपको कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए। तो मैंने जो तरीका ढूंढ रहा हूं, मैं तरीका ढूंढ रहा हूं जो मुझे प्रूव कर रहा है वहां से ही। ठीक है, जैसे कैसे मैंने ढूंढा कि मुझे बी और ईसी का रेशियो निकालना है, तो जाहिर सी बात है बी और ईसी की अगर रेशियो की बात करें तो बी और एसी का जो रेशियो आएगा आपके पास, वो आएगा इस ट्राइंगल से, ए बी सी, इससे आएगा।
क्लियर है ना। बी और अगर ईसी का ई है यहां पर हमारे पास, ठीक है, तभी आएगा। मैंने इतना ट्राइंगल बाहर निकाला, और बी जो है, और जो ईडी जो है, जो डी है वो एसी के पैरेलल है। ये देखो, ये तुम्हें गिवन है। क्लियर है। तो यहां से आप देखो कि, यहां कर लेता हूं, नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो कि इफ डीई पैरेलल है एसी के, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि बीई और ईसी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा बीडी अपॉन डीए के। सिंपल है, इससे मैंने इक्वेशन बन किया। ठीक है। नाउ अगेन, अब दूसरी कंडीशन देखो, हमसे प्रूफ में क्या कह रहा है, बीसी और सीपी ढूंढो। बीसी और सीपी ढूंढने के लिए मुझे पूरा ट्राइंगल लेना होगा, तभी बीसी और सीपी आएगा। तो अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को लूं, तो सपोज मैंने ये पूरा ट्राइंगल लिया, ये मैंने पूरा ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल में ये मेरे पास बीसी और सीपी की बात कर रहा है ना, तो मैंने ट्राइंगल जो लिया, वो मैंने ट्राइंगल ले लिया बीसीए, नहीं सॉरी, मैंने ट्राइंगल ले लिया आपका, सबसे पहले अगर मैं पूरे ट्राइंगल की बात करूं, तो मैंने ट्राइंगल लिया बीपीए, पूरा ट्राइंगल। तो ये आपके पास बी है, ये पी है, और ये आपके पास ए है। क्लियर है। देखो, बीपीए, बीपीए ट्राइंगल के साथ एक कंडीशन ये है, ध्यान से देखो कि जो डीसी है वो पैरेलल है एपी के। तो मींस यहां पर एक लाइन है, ये डीसी, ये सी है, और ये डी है। देखो फिगर को, डीसी जो लाइन है वो एपी के पैरेलल है। तो ये इफ डीसी पैरेलल टू एपी, तो क्या होगा, क्या इंप्लाइज करेगा कि बीसी अपॉन सीपी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा बीडी अपॉन डीपी के, डीए के। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को मर्ज करके लिखूं, तो मर्ज करने के बाद मेरे पास जो कंडीशन आएगी वो ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो ध्यान से, बीसी अपॉन सीपी इक्वल है बीडी अपॉन डीए के, और बीडी अपॉन डीए इक्वल है बीई अपॉन ईसी के। ठीक है। अब ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो बी है, जो मुझसे प्रूफ किया है, बी और ईसी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा बीसी अपॉन सीपी के। हेंस प्रूफ। यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट, डिटेल में मैं इससे बता रहा हूं कि जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए पैरेलली, जिससे हम पढ़ना, जो हमारी कोशिश है वो कोशिश यही है कि इन पेपरों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सेम एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होते हैं, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। हमेशा कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, ना कि क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको नाम बदल देगा, ए बी पी पी की जगह आपको डीसी की जगह ई एफ कर देगा। तो मतलब कॉन्सेप्ट यही, इस टाइप का कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है कि अगर कोई पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो किसी रेस्पेक्ट में दूसरे का रेशियो, तो कॉन्सेप्ट समझो आप, ना कि क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे और में दिया है इस क्वेश्चन को, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन फिगर 3 two tangent TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to angle OPQ. ठीक है, चलिए करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हाँ, इसको देखो, क्वेश्चन लिखने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैंने ऊपर दिखाया, तो ऐसे भी आप आंसर को लिख सकते हैं। एक आंसर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे सपोज मैंने लिखा सबसे पहले गिवन। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को, ऐसा कुछ नहीं है, हर टीचर सही बताता है और सबका लिखने का तरीका भी बिल्कुल ठीक होता है, बट आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे देखिए, कि मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ आपको।
क्योंकि हो सकता है कि जिसने पहले किसी से पढ़ी हो तो उन्होंने लिखने का अंदाज उनको यही बताया हो, और किसी दूसरे टीचर से पढ़ा हो तो उसने अंदाज दूसरा बताया। तो मैं मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको लगे कि कोई नहीं, कोई भी मेथड से आप लिखो, कोई भी तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाउ गिवन क्या है? तो गिवन है, ध्यान से देखो, गिवन है आपको एक सर्किल, स्टेप, ठीक है, विद सेंटर ओ, ठीक है, विद सेंटर ओ, टू टेंजेंट है, टू टेंजेंट है। कौन कौन नाम है तीन टेंजेंट के? टीपी और एंड टीक्यू, टू द सर्किल। वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। टू प्रूव, तो प्रूव क्या करना है हमको? टू प्रूव एंगल पी टी क्यू इक्वल होगा टू एंगल ओपी क्यू के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ देखो, यहां पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, प्रूफ तो आप कर ही लोगे। दूसरा क्वेश्चन भी जब भी आएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रूफ तो आपका हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम क्या है यहाँ पर, टेक्निक क्या है प्रूफ करने में? टेक्निक जो हम यूज करेंगे वो है, वी नो दैट, वी नो दैट क्या, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। वी नो दैट अगर हम किसी सर्किल पे बाहर के किसी बिंदु से दो लाइन अगर खींचे, तो वो दोनों लाइन जहां सर्किल को टच करेंगी, वहां से और उस पॉइंट से दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। ये थ्योरम है, आप पढ़ चुके हैं। लेंथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि टीपी और टीक्यू इक्वल होंगे। समझते रहे आप एक एक करके, ठीक है। टीपी और टीक्यू इक्वल होंगे, और एंड एंगल टी क्यू पी इक्वल होगा एंगल टीपी क्यू के, टीपी क्यू, ठीक है, टी क्यू पी एंगल जो है, और क्यू पी टी या टीपी क्यू, मतलब ये वाला जो एंगल होगा, मतलब टी क्यू पी और क्यू पी टी दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? अगर, क्या थ्योरम है आपको याद होगा? थ्योरम ये है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर दो साइड बराबर है अपोजिट की, तो उनके एंगल भी अपोजिट के बराबर होंगे। तो एंगल, एंगल्स अपोजिट टू साइड, टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है ना। और ओपी परपेंडिकुलर होगी टीपी के। रीजन, पीटी इज अ टेंजेंट, PT is the tangent and OP is the radius. OP is the radius.
क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ओपीटी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझो तीन चीजों को समझो। टीपी और टीक्यू बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्किल पर खींची गई दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। क्लियर है? पहला पॉइंट पहले क्लियर करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर मैं इनको ट्राइंगल की फॉर्मेट में लूं तो, क्योंकि जाहिर है ट्राइंगल है, टीपीक्यू और क्यूपीटी, एक ट्राइंगल ही तो बनना है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब टी क्यू पी बराबर होगा टीपी क्यू के। सेकंड पॉइंट क्लियर है? दूसरी बात, अगर ओपी हमारी एक रेडियस है और वो पीटी पे ड्रॉ हुई है तो जाहिर सी बात है वो परपेंडिकुलर होगी, ये भी थ्योरम है। और परपेंडिकुलर होगी तो एंगल 90 डिग्री होगा। मींस मैंने प्रूफ कर लिया कि ये जो ओपीक्यू जो है, सॉरी ओपीटी जो एंगल है, ओपीटी, वो हमारा जो है वो 90 डिग्री है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ओपीटी को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओपीटी को मैं लिख सकता हूं ओपीक्यू प्लस ओटीक्यू। मींस ऐसे देखो, अगर मैं ओपीटी को ब्रेक करूं तो ओपीटी को ब्रेक कर सकता हूं एंगल ओपीक्यू प्लस एंगल टीपी। तुम्हें अगर दिक्कत आ रही है तो ऊपर एक बार दिखा दूं या दोबारा फिगर नहीं दोबारा बताते हैं। देखो जैसे देखो टीपीओ है तो ओ पी क्यू प्लस क्यू पी। क्लियर? तो ये वैल्यू भी आपकी 90 डिग्री होगी। इससे मैंने कह दिया इक्वेशन 1। या थोड़ा और, चलो बाद में देख लेंगे इसे। ठीक है, या इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दूं, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। इसको कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, बात वही, मैंने 90 को इधर करके इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो, अब मैंने लिया 10 ट्राइंगल पी टी क्यू। मैंने एक ट्राइंगल लिया पी टी क्यू, ध्यान से देखो पी टी क्यू। अगर मैं इस ट्राइंगल लेता हूं तो किसी भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इट मींस इसको, इन एंगल को अगर मैं लिखूं तो मैंने लिख लिया एंगल टीपी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इससे लिख रहा हूं क्योंकि तुम कॉपी में पहले फिगर को बना लोगे ना तो इसे लिखने में आसानी होगी। तुम लोग ऐसे ही करना कि जब कॉपी पे लेके जब सॉल्व करो तो पहले तो, जब मैंने फिगर समझाया तो पहले फिगर कॉपी पे होगा, तो वहां से साथ के साथ देखते चलोगे आप। देखो टी पी क्यू ये रहा, टी पी क्यू एंड टी क्यू, सॉरी टी पी क्यू, टी क्यू पी यू, दिस वन, और इन तीनों का टोटल आपका पी टी क्यू इजिकल टू 180 डिग्री। अब देखो इक्वेशन वन से टीपी क्यू की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180। एक काम और करो पहले, चलो छोड़ो बाद में देखते हैं, वैसे ठीक है। ऊपर देखो, आपने प्रूफ किया था कि एंगल टी क्यू पी और टी पी क्यू बराबर है, टी क्यू पी और टी पी क्यू बराबर है दोनों। इसको ऐसे कर लो, रुको, इस लाइन को हटाओ और इसको ऐसे करो, एंगल टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी जो एंगल है इसको भी मैं लिख सकता हूं सेम, एंगल टी पी क्यू, क्योंकि ऊपर मैं देख चुका हूं दोनों बराबर हैं, प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180।
अब इसकी वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूं 2 एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। तो 2 एंगल PTQ को मैं लिख सकता हूं 290 माइनस एंगल OPQ इक्वेशन नंबर 1 से, प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां देखो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 एंगल OPQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल, इस माइनस वाले को मैं इधर लाऊंगा तो यहां देख लेते हैं इसको। तो ये जो माइनस वाला चीज मैं इधर ले जाऊंगा तो यहां पर ऐसे लिख सकता हूं एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ। यही तो प्रूफ करना था मुझे। क्लियर है? मींस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों टेंजेंट को देखा, टेंजेंट के रेस्पेक्ट में मैंने अपोजिट एंगल देखे, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाई, इसकी कोई, और मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि जो बीच का एंगल था वो डबल हो गया आपका। स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है, तो इसलिए बार बार इसकी प्रैक्टिस करना। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम के लिंक पर मुझसे पूछ लेना। सिंपल समझने की कोशिश ये करो कि आपको एंगल PTQ बराबर प्रूफ करना था OPQ के, तो इसलिए आपने एक तो OP और TP के रेस्पेक्ट में एक कंडीशन निकाली, तो आपने कहा अगर ये परपेंडिकुलर है तो टोटल 90 डिग्री है। दूसरी कंडीशन आपने निकाली कि TP और TQ बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, TQP बराबर होगा TPQ के। तो कंडीशन को हम लोगों ने यूज किया। उसके बाद मैंने पूरा ट्राइंगल लिया। ट्राइंगल के बाद जो हमें पता है कि ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है तो एंगल T, एंगल P, एंगल Q इनका टोटल 180 आया, मतलब PTQ और TQP प्लस QPT इनका टोटल 180 आया। पहले वाली जो कंडीशन हमसे कहती है कि वो 90 माइनस होना चाहिए, क्योंकि इस एंगल को हम कह रहे थे ये परपेंडिकुलर है, तो मैंने 90 माइनस को उसमें पुट किया वैल्यू और मुझको डबल एंगल मिल गया। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप समझने की कोशिश, फिर से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 में है कि द रॉड ऑफ AC of a TV dish antenna is fixed at angle to wall AB and rod CD is supporting to the disc shown in the figure 4. If AC is equal to 1.5 centimeter long and CD is equal to 3 centimeter, तो find the value of tan theta, sec theta और cosec theta. ओके, मेरे पास एक रॉड है, द रॉड ऑफ AC, एक मेरे पास रॉड है जो AC है, ऑफ अ टीवी डिश एंटीना इज फिक्स एट राइट एंगल, तो उसको मैंने राइट एंगल पे फिक्स कर दिया। इसको आप ऐसे समझो कि मैंने एक, ये मेरे पास एक रॉड है CA जो मैंने इसको फिक्स किया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो ये जो दीवार है, ये जो ट्राइंगल है वो 90 डिग्री है टू द बॉल AB। जो दीवार का नाम क्या है? AB। ठीक है, ये AB है, आगे तक AB एंड अ रॉड CD इज सपोर्टिंग, और एक CD रॉड है जो इसको सपोर्ट कर रही है, ये CD है, ये आगे तक B है यहां तक। ठीक है, CD इज सपोर्टिंग दिस सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो और AC की जो लेंथ है वो 1.5 है और CD की जो लेंथ है वो 3 है। तो आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछिए, इसी दूसरे पार्ट में पूछा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन पहले क्लियर हो गया? ए भी एक दीवार थी मेरी पूरी, ठीक है, वो दीवार पे मैंने एक रॉड लगाई। अब रॉड ऐसे लगाई मैंने हॉरिजेंटल एक्सिस में AC के फॉर्मेट में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए वो लगाया मैंने। तो एक मैंने सपोर्ट करने के लिए एक रॉड को लगाया मैंने दीवार पे, एक मेरे पास एंटीना है, एक दीवार है
और एक रॉड है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को समझो। दीवार सीधी खड़ी थी, जो मैंने अभी से गिरा के आपको दिखा रहा हूँ, सीधी दीवार खड़ी थी, ए बी बॉल थी हमारे पास, और उस पर उसने एक एंटीना लगाया एसी। अब एसी के एंटीने की जो लेंथ थी 1.5 सेंटीमीटर थी, 1.5 मीटर थी। उस 1.5 मीटर की रॉड को रोकने के लिए हमने एक रॉड का सहारा लिया, जो रॉड हमारी एक लगी जो सीधी, जिसकी लेंथ जो थी वो 3 सेंटीमीटर थी। तो हमसे ये पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ इस थीटा की, इस थीटा के रेस्पेक्ट में टेन थीटा टेन थीटा की वैल्यू बताओ और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ। क्लियर है? पहले तो क्वेश्चन समझ लो आप, अगर क्वेश्चन क्लियर है तो सब कुछ निकल जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास जो ट्राइंगल एबीसीडी जो है वो कैसा ट्राइंगल है? ट्राइंगल सी ए डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये आप जानते हो, सी डी स्क्वायर इजिकल टू होगा ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। देखिए देखो, आप याद करो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जब रेशियो लगाते हैं तो रेशियो लगाने के लिए आपको हाइपोटेनियस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस टाइप के फॉर्मूले, इस टाइप की क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो मींस हम करना क्या चाह रहे हैं कि हमें निकालना है टेन थीटा। तो पहले थोड़ा समझो, तो आपको निकालना है टेन थीटा। मैं तो कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ठीक है, मैं टेन थीटा की बात ना करके सारी की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको सपोज जैसे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन, यस, ऐसी कोसेक थीटा, ऐसी टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये होता है कोसेक। ऐसी सारे रेशियो होते, क्लियर है ना? ठीक है, आप पढ़ चुके हैं इसको, मैंने ऐसा आपको प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में बता दिया है। आप अगर दिक्कत हो तो वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने क्लियर बताया था कि जो ये रेशियो है ये कैसे काम करते हैं। तो आपको मैंने उसमें साइन थीटा कोसेक थीटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, उसके रेस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे काम करते हैं। वो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर बताऊं मैं आपको कौन सा था? क्वेश्चन था हमारे पास एक 14 क्वेश्चन, नहीं 14 में तो ये डिस्कस नहीं किए थे, हाँ हमने उसमें डिस्कस किए थे कि जैसे अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 16 में ए बी अपॉन ए सी करके निकलेगा। तो ए बी क्या था आपके पास? वही ए बी निकालना है, तो क्या था? वही कैसे बोलूं मैं इसको, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो था साइन थीटा जो था वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, क्लियर है ना? तो इन सब रेशियो को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो आप ये देखो, इन सारे रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए परपेंडिकुलर, एक आपको चाहिए हाइपोटेनियस, और एक चाहिए आपको बेस, मतलब सारी साइड आपको चाहिए। तो ध्यान से देखो, आपको ए ए सी गिवन है, सी डी गिवन है, दो तो गिवन है, तीसरी नहीं पता है। तो तीसरी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? हाँ, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमको निकालने के लिए वही चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए और बेस बेस चाहिए। ठीक है, तो अगर तीनों चीजें पता होंगी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का रेशियो निकालने के लिए आप किसको किससे डिवाइड करके, या किस ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि किस ट्राइंगल की साइड का रेशियो, मतलब कौन कौन सी साइड का जो रेशियो होगा वो किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बराबर होता है। ये सारे हमारे जो कभी डिस्कस करूंगा मैं इसे ट्रिग्नोमेट्री को डिटेल में, तो मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, नाउ तो हमें पहले तीनों साइड चाहिए। हमें एसी है, एसी हमारे पास है, और सीडी हमारे पास है, एडी हमारे पास नहीं है। ठीक है,
तो हमने फॉर्मूला देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो सामने वाली जो साइड होती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड सी डी स्क्वायर इक्वल होगी इन दोनों साइड के सम के स्क्वायर के। ठीक है, तो नाउ हम कैसे निकाले, हमने वैल्यू पुट की, तो वैल्यू हमारे पास है सी डी की जो वैल्यू है वो 3 का स्क्वायर इक्वल ए सी जो हमारे पास है वो है 1.5 प्लस जो ये ए डी हमसे पूछी है। हम थोड़ा इसमें टेक्निक यूज कर लेते हैं कि सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करने के लिए टेक्निक हमारे पास हो जाएगी ऐसे, देखो ऐसे कर ले, ऐसे लिख लूँ मैं, ऐसे ए डी स्क्वायर इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 1.5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट ध्यान से बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब पहले स्क्वायर मत खोलो, पहले अंदर सॉल्व कर लो वरना दिक्कत होती है थोड़ा सा। इससे मैंने 10 लिख लिया पॉइंट हटा के, तो ये हो गया 5 3 या 15 या 5 2 या 25 का स्क्वायर है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 9/4। क्लियर है ना? ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे देख लो, ये आपने लिख लिया होगा 9 - 3/2 का स्क्वायर। तो ये आप अगर इसमें से 1/4 कॉमन ले लोगे या एलसीएम ले लो 4, तो आपके पास आ जाएगा 4 एलसीएम लेने के बाद 36 माइनस 9, तो ये हो गया 27/4। तो ए डी स्क्वायर जो आया आपके पास, तो ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आ गई आपके पास 27/4, जिसको आप अगर मैं ए डी निकालूँ इससे, तो ए डी निकल जाएगी यहाँ से 9 × 3 = 27, तो 3√3। ठीक है ना? क्लियर है ना? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 9 × 3 लिखा, ठीक है, अपॉन 2 × 2 लिखा, स्क्वायर जब हटाऊंगा तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 2 आ गया, 3 का स्क्वायर रूट निकला नहीं तो उसमें मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। क्लियर है? लाओ मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसको ए डी स्क्वायर इजिकल टू मैं से लिख सकता हूँ 9 × 3/4। तो अगर मैं ए डी निकालूंगा तो आपके पास हो जाएगा, ए डी अगर मैं निकालूंगा तो आपके पास आ जाएगा √9 × 3/4। तो 9 बाहर आया तो 3 आ जाएगा, 3 पे रूट लग जाएगा। ठीक है ना? ओके, नाउ हमें क्या निकालना है, सबसे पहले टेन थीटा। तो इस फिगर में टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से बोल के बताओ। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी ए सी अपॉन ए डी। ध्यान से देखो, ए सी अपॉन ए डी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू होगी ए सी अपॉन ए डी। तो ए सी अपॉन ए डी, तो ए सी की जो वैल्यू होगी वो आप अभी निकाल चुके हैं कि 1.5 है, और ए डी आपने अभी निकाला है 3√3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1.5 × 2 अपॉन 3√3, तो ये आ जाएगा 52 या 3, तो 3/3√3 मल्टीप्लीकेशन के बाद 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 1/√3। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछा है, दूसरा आपसे पूछा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, नाउ तो अगर मैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं, तो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं सी डी अपॉन ए डी प्लस सी डी अपॉन ए सी। देखो ध्यान से, सी डी दिस वन अपॉन ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया, और सेक थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आप लिख सकते हो, सी डी कॉमन ले लो, ऐसे कर लो कैसे कर लो, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, सी डी 3 है तो ये आपके पास है 3√3/2 प्लस सी डी आपके पास 3 है, ये 1.5 है, ये पॉइंट से 0 गया तो 5 3 2 जा आ गए, और ये दो दो ऊपर चला जाएगा तो ये 6/3√3
प्लस ये आपके पास 2/1, तो 3×2 = 6, तो 2/√3 प्लस 2/1, 2 कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस √3 कॉमन ले लिया, √3 एलसीएम ले लिया, 2 + 2√3/√3। चाहो तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 1 + √3/√3। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। करना करना इनमें कुछ नहीं है, आप बहुत सिंपल से सोच के करना कि यहाँ इन क्वेश्चन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनमें सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछने के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आपको रेशियो निकालना है तो उस एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो AC हमारा परपेंडिकुलर है, जो नीचे वाली साइड है वो बेस है और ये वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस है। तो सबसे पहले आप ये तीन साइडों को पहचानने की कोशिश करें। राइट एंगल के जस्ट सामने वाली हाइपोटेनियस होती है और जिस एंगल से हम निकाल रहे हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा यहाँ पर डी पर है तो डी के अपोजिट साइड CA जो होगी परपेंडिकुलर होगी। अगर ये थीटा C पर होता तो परपेंडिकुलर हमारा AB होता। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें मैनिपुलेट करें, मतलब किस तरह से समझे जिससे हम क्वेश्चन में वैल्यू को ठीक से पुट कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट question number 24. Okay, now we discuss question number 24. A piece of wire is 22 centimeter long, is bent into the form of an arc of a circle. Okay, मेरे पास एक 22 सेंटीमीटर का वायर है, ये मेरे पास 22 सेंटीमीटर का वायर है। लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क, जिसको आर्क की फॉर्म में, आर्क समझ रहे हैं ना, आर्क की फॉर्म में किया गया है। एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, और इसके सेंटर पर जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है वो आपका 60 डिग्री, मतलब π/3। ठीक, करेंगे बात इस पे। ये मेरे पास थीटा बना रहा है 60 डिग्री। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस पूछी है। ठीक है, ओके, नाउ सॉल्यूशन। मतलब ये पूछी है, ये सर्किल ही है, ये सेंटर O हो गया, ये इस तरह से इतना 22 सेंटीमीटर बॉन्ड हुआ तो ये बड़ा सा सर्किल बनता। यहाँ पर सेंटर पर ये 22 सेंटीमीटर का जो वायर की जो आर्क है ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो पूरा सर्किल का हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, मतलब ये चीज पूछी है। ओके, नाउ अ पीस ऑफ वायर, a piece of wire length, L कह दूं इसकी लेंथ को, 22 सेंटीमीटर। R आपसे पूछी है, थीटा आपको 60 डिग्री दिया है। ठीक है, 60 डिग्री थीटा है आपके पास। तो सबसे पहले जो डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई इंटू, ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू होगा पाई अपॉन 180। सॉरी, इसको अलग लिखना था, सॉरी, ऐसे लिखेंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो अब हमें 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है। हाँ, तो हमको जो बदलना है वो हमको बदलना है 60 डिग्री को। तो ये 1 रेडियन इक्वल टू आपके पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। तो अगर हमें 60 डिग्री को बदलना है तो 60 को लिख सकते हैं हम पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। तो ये 63 जा, तो ये आपके पास कन्वर्ट होके आ गया पाई अपॉन 3 रेडियन। मतलब ये जो थीटा की वैल्यू है ये पाई अपॉन 3 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू सेंटर पर बना एंगल रेडियन में। आर्क दी है, आर्क की लेंथ दी है आपको 22 सेंटीमीटर, रेडियस आपसे पूछी है, थीटा आपने अभी पाई अपॉन थ्री कन्वर्ट करके ले आए। तो ये इंप्लाइज करेगा
अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो 22/π/3 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 22 × 3/π, और पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 22 × 3/π। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 से कैंसिल होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 × 7। ये 27 जो आर है वो नहीं, सॉरी 21, सॉरी ये आर है। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, मैंने जो अपॉन के नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, डिटेल में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि इफ अ नंबर, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस -3 -2 -1 0 1 2 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x² लेस देन और इक्वल देन 4। ठीक है, मतलब ये नंबरों में से हमें चूज करना है, नंबर कौन कौन से हैं, इस कॉन्सेप्ट, इसको भी, इसके भी कॉन्सेप्ट को आप समझो। नंबर कौन कौन से हैं आपके पास है, -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है, कंडीशन आपको ये मान लो एक्स नंबर है, ये एक्स को चूज करना है और कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि x² लेस देन और लेस देन इक्वल देन 4 होना चाहिए। ठीक है, तो आप नंबर का स्क्वायर निकालो सबसे पहले। तो नंबर का स्क्वायर आपको मिलेगा 9 4 1 0 1 4 और 9। ठीक है, तो टोटल नंबर निकाल लो, टोटल नंबर, ऐसे निकालो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ऐसे लिखो, कौन सी कंडीशन के हिसाब से, 4। कौन कौन से होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ध्यान से देखो। 9 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो क्योंकि 4 से जो x² चाहिए वो 4 से छोटे चाहिए, तो या 4 के बराबर हो, तो नंबर आ गए आपके 4 1 0 1 और 4। क्लियर है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने निकले आपके पास, तो अगर मैं इवेंट्स घटनाएं पूछूंगी, घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है, तो घटनाएं सिर्फ 5 होंगी। कंडीशन है x² लेस देन और इक्वल देन 4, तो 9 तो आ नहीं सकता इस कंडीशन को, क्योंकि 9 तो ग्रेटर वाली कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। अगर तुमसे उल्टा पूछता है कि x² ग्रेटर देन और इक्वल देन 4, तो 2 आते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स। क्लियर है, तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स आपके 5 निकल आए। तो और टोटल सैंपल कितने होंगे आपके पास, टीएस निकालू मैं अगर टोटल सैंपल, तो टोटल सैंपल कितने, 7 है, -3 -2 -1 3 इधर के, 1 0 4 5 6 7, तो ये 7 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, टोटल सैंपल कौन कौन से है, तो 5 अपॉन। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट। ओके, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का एक क्वेश्चन और भी है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूंगा। आज मैंने आपको जो डिस्कस किए वो क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिए सेक्शन बी के। सेक्शन बी का मेरे पास एक क्वेश्चन बचा है 26 और उसका और, जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा अपना टेलीग्राम का, उस पर डायरेक्ट आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो प्रीवियस 20 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं उसका भी लिंक मैं आपको दूंगा, जिसको आप प्रीवियस क्वेश्चन के भी लिंक को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका रिमेनिंग 26 डिस्कस कर लूंगा और सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, चाहे 10th की मैथमेटिक्स के रिलेटेड हो, 9th की कंप्लीट 10th की ये सीरीज पढ़ने के लिए, और कंप्लीट 9th 10th 11th 12th की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।